हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो मैंने प्रीवियस इंग्लिश की क्लास ली थी वो मैंने लिया था कि जिसमें बच्चों ने क्या सिलेक्ट किया था, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश उन्होंने सेलेक्ट की थी। और ये जो क्लास है वो हमारी है जिसमें लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सेलेक्ट की है बच्चों ने, राइट। तो देखेंगे दोनों में डिफिकल्टी लेवल में कितना डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम इतना टू ऑप्टेड इंग्लिश एज द लैंग्वेज 1 ओनली। जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया है ये उसका क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, राइट। तो इसमें क्या था, डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ जाता है। उसमें हमने देखा था 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पोयम आई हुई है। देखिए पोयम आई हुई है, तो इसमें पोएट्री हो जाती है, उसमें 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल रहते हैं। तो पहले हम अपने पेडागॉजी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेडागॉजी फर्स्ट। यहाँ तक था ये रीडिंग यहाँ से। सो क्वेश्चन है, मिसेस Usha Rani, a teacher of English at the government high school, supports her learners to speak the English language by making them use the language for day-to-day purposes and by teaching them formulaic uses. What does she attempt to develop in her learner? वो क्या करती है, एक टीचर है उषा रानी, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। वो सपोर्ट करती है लर्नर्स को कि वो स्पीक करें कैसे, इंग्लिश लैंग्वेज, बाय मेकिंग देम, वो लैंग्वेज का डे टू डे में यूज़ करके टीच करती है कि बच्चे सीखें। तो वो क्या बच्चों में डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटरपर्सनल स्किल, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर 3, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बिक्स बोला जाता है, BICS, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लर्नर्स को डे टू डे में यूज़ होने वाली लैंग्वेज, फेस टू फेस सोशल जो एवरीडे इंटरेक्शन होते हैं वो सिखाया जाता है। इसको बोला जाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जबकि कॉग्निटिव एकेडमिक डेवलपमेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होती है, इसको काल्प बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में CALP। सो काल्प में क्या होता है कि लिंग्विस्टिक स्किल्स जो होती है ना उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और डिस्कस करने के लिए कंटेंट को यूज़ किया जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसमें ज़्यादा फोकस होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th रीड्स आउट द शॉर्ट टेक्स्ट ऑफ 7 सेंटेंसेस। एक टीचर है 7वीं कक्षा का, वो छोटे छोटे 7 सेंटेंसेस को रीड करता है। देन सी आस्क हर लर्नर टू लिसन टू इट केयरफुली। और फिर वो अपने लर्नर को क्या बोल रही है टीचर की, ध्यान से सुनो। रिक्रिएट मतलब दोबारा से क्रिएट करो, द टेक्स्ट नियरर टू इट, इसके पास में एक दोबारा से टेक्स्ट क्रिएट करो, नॉट एग्जैक्टली द सेम टेक्स्ट। तो जो उन्होंने पढ़ के सुनाया है उससे नहीं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको टेक्स्ट रिक्रिएट करना है। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी नोन एज, इस स्ट्रैटेजी को क्या किया जाता है, तो इस स्ट्रैटेजी को क्या कहा जाता है, पैराग्राफ डिक्टेशन कहा जाता है। जिसमें आप लर्नर को डिक्टेट करते हो, फिर बोलते हो कि वो थोड़ा सा चेंज करके, नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा वेरिएशन ला के दोबारा से उसको क्रिएट करे, रिक्रिएट करे, ठीक है, पैराग्राफ डिक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कलेक्ट्स अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफ क्लास 7th, discusses them once a month to make her learner aware of their errors. She does not reveal who committed those errors. She also asks her learners to reflect on their errors. What is this practice known as? तो एक टीचर है, वो सारे जो लर्नर के एरर्स हैं 7वीं कक्षा के उन सबको कलेक्ट करती है और फिर डिस्कस करती है बच्चों से कि किसने कहाँ पे क्या गलतियाँ की, बट वो नाम नहीं रिवील करती है, उनको बताती नहीं है कि किसकी गलती है। डज नॉट रिवील हु कमिटेड मतलब किसने ये एरर की है, बस कहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए बच्चों को सलाह देती है। तो इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है, टीचिंग ग्रामर, प्रोवाइडिंग फीडबैक, एरर एनालिसिस और स्टडी एंड एंगेजमेंट विद ग्रामर। तो इसे क्या बोला जाता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक। बेसिकली वो क्या कर रही है, वो फीडबैक दे रही है बच्चों के एरर पे कि उन्होंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, ताकि वो खुद से समझ सकें कि वो कहाँ पे उन्हें सुधार की ज़रूरत है बिना ह्यूमिलिएट हुए। इसलिए वो किसी का नाम नहीं रिवील करती कि किसने गलती की है, लेकिन जब वो क्लास में डिस्कस करती है एरर को, तो जिस बच्चे ने गलती की होती है तो उसे खुद में खुद पता चल जाता है कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी, ये मैम मेरे मिस्टेक के बारे में बात कर रही हैं। तो वो खुद से अपनी में सुधार लेकर आता है बच्चा। तो वो क्या कर रही है, प्रोवाइडिंग फीडबैक, इस प्रैक्टिस को बोला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट 2 अप्रोप्रिएट रीडिंग्स टू प्रमोट स्कूल बेस्ड असेसमेंट। हमें इसमें से 2 प्रैक्टिस जो है रीडिंग जो है उन्हें सिलेक्ट करना है जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट को प्रमोट कर रही हैं। फर्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रमोशन, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी अमंग बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स। ये हेल्प करती है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात हो रही है कि ऑटोनॉमी मतलब जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, अमंग लर्नर और टीचर को खुद से डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड क्या है, इट गिव्स स्कोप फॉर द स्कूल टू प्लान ऑन देयर ओन। इससे क्या होता है कि स्कोप मिलता है, स्कूल को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद क्या क्यूरिकुलम खुद से डिसाइड कर सके, ओन मतलब खुद से। इट टेक्स अवे द एग्जामिनेशन बोर्ड पावर, ये एग्जामिनेशन बोर्ड पावर का ले लेती है, एग्जामिनेशन बोर्ड से उसकी पावर ले लेती है। या फिर इट डज नॉट इन्वॉल्व लर्नर एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द असेसमेंट। ये लर्नर को क्या नहीं करती, इन्वॉल्व नहीं करती है पार्टिसिपेट करने के लिए जब असेसमेंट की प्लानिंग हो रही होती है। तो आपको क्या बताना है, 2 अप्रोप्रिएट रीडिंग सेलेक्ट करनी है जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट को सपोर्ट करें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑटोनॉमी देती है दोनों को, लर्नर को और इस टीचर को। स्कूल बेस्ड असेसमेंट मतलब स्कूल वाले डिसाइड कर रहे हैं और स्कूल को क्या कर रही है, उन्हें खुद से डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, स्कोप दे रही है। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल a learner of class 6 while learning the new grammatical form is able to connect what he has already learned, which of the following strategies comes from this। तो एक राहुल है जो कि 6वीं क्लास का बच्चा है, वो न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म को लर्न किया, वो क्या करने के लिए एबल है, वो कनेक्ट कर सकता है कि उसने पहले क्या ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो इस स्ट्रैटेजी को किसके अंतर्गत आती है, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, बोथ कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी और ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी। तो आपको बताना है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो किस में आती है। तो ये कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी के अंदर आता है क्योंकि राहुल ने ग्रामेटिकल फॉर्म को पढ़ा और उसको वो कनेक्ट कर रहा है जो ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है। तो ये कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी के अंदर अगत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग आउटकम्स। इनमें से कौन सा सही है लर्निंग आउटकम्स के ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रमोट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रदर देन द कंटेंट फोकस लर्निंग। क्या बोल रहा है कि कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है कि कंपिटेंस का मतलब होता है काबिलियत, कि बेस्ड लर्निंग को आप प्रमोट कर रहे हो, जबकि कंटेंट मतलब रट्टाफिकेशन जिसको आप बोल सकते हो लर्निंग को। सेकेंड में क्या बोल रहा है, इनेबल लर्नर्स टू मास्टर द लैंग्वेज स्किल्स नेसेसरी टू बिकम क्रिएटिव यूजर्स ऑफ लैंग्वेज, कि लर्नर को इनेबल कर रही है कि वो मास्टर बन सके लैंग्वेज स्किल में जो कि क्रिएटिव यूजर के लिए आवश्यक है। मास्टर द कंटेंट एंड बी एबल टू अप्लाई इट लेटर, कंटेंट को आप मास्टर करते हो और एबल होते हो किसमें, इसको आप बाद में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेबल लर्नर्स टू लर्न टू यूज लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि लर्नर को इनेबल कर रही है कि वो लैंग्वेज का यूज कर सके कुछ ही मात्र स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग आउटकम से रिलेटेड आपको जवाब देना है कि आपका इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट में प्रमोट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रदर देन कंटेंट फोकस लर्निंग, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि आप रट्टाफिकेशन पे नहीं फोकस कर रहे हो, किसमें फोकस कर रहे हो कि आप उसको काबिल बना सको, स्किल पे बेसिकली डिपेंडेंट हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर आप डी को देखोगे, अनेबल लर्नर्स टू लर्न यूज लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि लर्नर को आप एबल बना रहे हो कि वो लैंग्वेज को यूज कर सके। ये भी सही है, तो आपका नंबर 3rd हो जाएगा, ए एंड डी बोथ करेक्ट। अगर आप 3rd को देखोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मास्टर द कंटेंट एंड बी एबल टू अप्लाई इट लेटर, कि आप सीख तो ले रहे हो, आप रट ले रहे हो कि इसको बाद में यूज करोगे, बेसिकली अभी आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लर्निंग आउटकम का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है। इनेबलिंग लर्नर्स टू मास्टर द लैंग्वेज स्किल नेसेसरी टू बिकम क्रिएटिव यूजर्स ऑफ लैंग्वेज, केवल और केवल आप लैंग्वेज सीख जाओ, बाकी आप उसको अप्लाई तो करो ही नहीं, तो ये भी गलत है, राइट। तो 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड डी आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानी इज रीडिंग एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट इज हर रीडिंग नोन एज। बानी एक आर्टिकल पढ़ रही है केवल और केवल किसके लिए, जर्नल ओवरव्यू के लिए। आपको देखना है, ये एक आध नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि वो क्या कर रही है। बेसिकली वो स्कैनिंग कर रही है, क्रिटिकल रीडिंग है, स्किमिंग है और ड्राइंग रेफरेंस है। तो जब आप वो जर्नल व्यू के लिए ले रही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किमिंग। वो स्किमिंग कर रही है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पैराग्राफ है, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि बेसिकली इस पैराग्राफ है किस चीज़ के बारे में, मेन आइडिया मैं लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, स्किम करूँगी, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाऊंगी, तो मुझसे क्या हो सके, ताकि जर्नल ओवरव्यू मुझे मिल जा सके उस पैराग्राफ के बारे में। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको स्किमिंग बोला जाता है, स्किमिंग करना। और स्कैनिंग क्या होती है, स्कैनिंग मतलब कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उनमें से, तो आप स्कैन कर रहे हो, बेसिकली अपने काम की चीज़ उसमें से ढूंढ रहे हो, उसको स्कैनिंग करना बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग एंड स्किमिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वानी स्किमिंग कर रही थी कि उसको ताकि जर्नल ओवरव्यू मिल सके उस पैराग्राफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनेटनेस हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। सो इनेटनेस हाइपोथेसिस लैंग्वेज एक्विजिशन का और लैंग्वेज लर्निंग का क्या होता है। इनेटनेस मतलब अंदर से, आंतरिक जो हाइपोथेसिस है वो क्या है कि लैंग्वेज जो फैकल्टी है ना, वो ह्यूमन बीइंग में बचपन से ही रहती है। मतलब भाषा सीखने की क्षमता जो है वो बच्चे में जब वो पैदा होता है तभी से रहती है, वो फिर टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के साथ अनफोल्ड होती है। इसे बोला जाता है इनेटनेस हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, इट बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बींग्स कैन लर्न लैंग्वेज थ्रू फिजिकल ड्रिलिंग एंड कंडीशनिंग, कि सब ह्यूमन बींग कंडीशनिंग और फिजिकल ड्रिलिंग के द्वारा, मतलब जो फिजिकल ड्रिलिंग नहीं करेंगे, कंडीशनिंग नहीं करेंगे, वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते। बिल्कुल गलत है। एक बच्चा कोई ड्रिलिंग और कंडीशनिंग नहीं करता है, वो इन्वायरमेंट से अपने आप सीख जाता है। आप देखते हो ना, 2 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, आपने उसको क्या कोई ट्रेनिंग दी है भाषा की, नहीं, वो इन्वायरमेंट से चीज़ें सीख रहा है। फिर है, इट बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स पोसेस लैंग्वेज नॉलेज एट बर्थ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो इनेटनेस हाइपोथेसिस है वो क्या बिलीव करता है कि दैट ऑल ह्यूमन बींग, सारे इंसान जो हैं वो पोसेस करता है, मतलब उनके अंदर होता है लैंग्वेज नॉलेज की, जो लैंग्वेज की नॉलेज है बर्थ पे, जन्म से ही होती है एक बच्चे में। तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। तो इट बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज लर्न एट द रिजल्ट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। यहाँ पे फिर से हैबिट फॉर्मेशन की वजह से आप लर्न करते हो लैंग्वेज, नहीं, गलत है। इट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट ऑल लैंग्वेजेस हैव ग्रामर्स एंड ऑल चिल्ड्रन, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, सेकंड, कि इंसान में जन्म से ही वो पोटेंशियल रहता है लैंग्वेज सीखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स रेफर टू। तो कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट क्या होता है। तो कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट क्या होता है, लैंग्वेज इनपुट दैट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। ये ऐसा होता है लैंग्वेज इनपुट जो कि इंफॉर्मेशन पे फोकस सबसे ज़्यादा इसका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन। सो मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब होता है कि मल्टी मतलब बहुत सारी लैंग्वेज। स्कूल पे आप मदर टंग पे बच्चों को जैसे सिखाते हो, उसे आप एज अ रिसोर्स की तरह यूज करो, फिर दूसरी लैंग्वेज में आप क्या करो, शिफ्ट करो। ये मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है बेसिकली स्कूल एजुकेशन में। तो अब कि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, ध्यान से आपको पढ़ना है क्वेश्चन। नॉट मतलब जो गलत है उसको ही, उसी को आपको आंसर देना है। तो लर्निंग ऑफ द मदर टंग एज अ लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ लर्निंग एज फार एज पॉसिबल, कि जहाँ मदर टंग में लैंग्वेज को सीखना जहाँ तक पॉसिबल होती है, बिल्कुल सही है। यही आपको करना है कि एक छोटे से बच्चे को आपको दूसरी लैंग्वेज सिखाना नहीं शुरू कर देना, उसको मदर टंग में सिखाना है ताकि वो आसानी से समझ सके, फिर आपको धीरे धीरे चेंज करना है ना। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड है, लर्निंग ऑफ मदर टंग हिंदी इंग्लिश अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। यहाँ पे तो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात कर दी गई है कि जो कि बेसिकली हमारे एजुकेशन है कि जो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई है कि हमें स्कूल में 3 लैंग्वेजेस कम से कम सिखानी है। यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म की बात तो नहीं हो रही है स्पेसिफिक, फिर भी हम आगे ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग विद देयर मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मेनी एटलीस्ट 2 more लैंग्वेजेस। ये भी सही है, मदर टंग से आप यूज़ कर रहे हो, फिर दूसरी लैंग्वेजेस में चेंज कर रहे हो। मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग इन स्कूल, ये भी सही है। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहा है कि आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो स्कूल लर्निंग में, स्कूल में, ये भी सही है। तो हमें क्या पूछा था, नॉट द एम, तो नंबर 3 इज द नॉट द एम, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था, हमें नॉट बताना था कि जो गलत है, तो यही सही है। क्योंकि सेकंड क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली 3 लैंग्वेज फार्मूला स्पेसिफिक बात कर रहा है, जिसमें 3 लैंग्वेजेस को सिखाने की बात हो गई है, इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म की कोई बात नहीं हो रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड डिस्क्राइब्स प्रोसीड्यूरल नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग ग्रामर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि प्रोसीड्यूरल नॉलेज को डिस्क्राइब करता है। उससे पहले आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के बारे में पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। बेसिकली ये क्या होता है कि एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज ऑटोमेटिकली एंड फ्लुएंटली कम्युनिकेशन। आप मान लो कोई ग्रामर रूल सीखते हो, कुछ सीखते हो, तो आप एबल होते हो कि आप आगे जाके जब ज़रूरत पड़े तो उसे यूज कर सको, कम्युनिकेशन में अपने ले सको। आपको बेसिकली पता चल जाता है कि ये जो फॉर्मूला है या फिर ग्रामर है, ये कैसे यहाँ पे यूज हो रही है, तो इसको प्रोसीड्यूरल नॉलेज बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा डिस्क्राइब, नोइंग व्हाट अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड यूजिंग इट। तो क्या बोल रहा है कि आपको पता चल रहा है ग्रामेटिकल फॉर्म क्या है और आप इसे यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड रिप्रोड्यूस इट क्लियर। अभी आप लर्न कर रहे हो कि इसको बाद में आप रिप्रोड्यूस कर सको, नहीं। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स, फ्रॉम अ ग्रामर बुक से आप पढ़ते हो। नोइंग अबाउट द फॉर्म के बारे में आप जानते हो। तो इन सब में क्या बात हो रही थी, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेते हो फिर बाद में यूज कर सकते हो, जबकि प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या है कि आप सीख जाते हो और फिर यूज कर लेते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इंस्टीट्यूशनल राइटिंग। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल राइटिंग के अंडर में नहीं आता है। फर्स्ट है बिजनेस लेटर, क्यूरिकुलम वाइटी, रिव्यूज और नोट्स ऑफ कंडोलेंस। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। मान लो ये दोनों तो इंस्टीट्यूशनल में, आपको फर्स्ट ही आप देखोगे तो बता दोगे कि ये दोनों इंस्टीट्यूशनल में है। अब डाउट जो होगा बच्चों को वो होता है थर्ड में और फोर्थ में, रिव्यूज में और नोट्स ऑफ कंडोलेंस में। तो आप देखोगे, आप बोलोगे रिव्यूज तो कोई नॉर्मल ही दे सकता है, बट लेकिन जहाँ पे आपका प्रोफेशनल रिव्यूज जैसे आता है किसी भी बुक का, या फिर आप न्यूज़पेपर में देखोगे रिव्यू आता है, या फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देती हैं वो रिव्यू देती हैं, तो उनका एक इंस्टीट्यूशनल वो होगा ना, उनका एक फॉर्म होता है। तो रिव्यूज नहीं, नंबर 4 आएगा नोट्स ऑफ कंडोलेंस, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल राइटिंग में ये नहीं आता, नॉट कम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वर्ड्स दैट वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी देम आर नोन एज। तो ऐसे वर्ड जो कि हम रिकॉग्नाइज मतलब पहचान जाते हैं जब भी हम उन्हें सुनते हैं या फिर देखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आपको बताना है। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, यहाँ पे हमने प्रोसीड्यूरल नॉलेज की बात की थी ना, जैसे कि हम सीख के तुरंत उसको अप्लाई करना जानते हैं। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी ये होती है जिसको आप कम्युनिकेशन में यूज़ करते हो, अपने राइटिंग में यूज़ करते हो, वो आपकी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी होती है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, हियर एंड सी, आप सुनते हैं और देख के पहचानते हो, तो वो क्या होती है, रिसेप्टिव वोकैबुलरी होती है। तो इसमें यही पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव वोकैबुलरी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी मतलब कि जिसको आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर सको, आप बेसिकली अपनी बात करने में वोकैबुलरी यूज़ कर सको, आप राइट कर रहे हो कोई पैराग्राफ, आप उसमें यूज़ कर सको, वो होता है प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एडवोकेट्स वर्ड्स एंड वर्ड चंक्स एज द फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज टीचिंग की अप्रोच है वो एडवोकेट कर रही है फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच, लेक्सिकल अप्रोच,
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लेक्सिकल अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजुकेशनल फिलॉसफी एडवोकेट्स द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी फिलॉसफी जो है एजुकेशनल फिलॉसफी एडवोकेट करती है, मतलब सपोर्ट करती है। लर्निंग environment such as real world settings or case based learning are used instead of predetermined sequence of instruction। तो लर्निंग जो है वो environment such as real world settings कि मतलब रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल हो के आप चीज़ों को सीख रहे हो, रियल वर्ल्ड में सीख रहे हो, रादर देन प्री डिटरमाइन। प्री मतलब पहले, डिटरमाइन मतलब निर्धारित। तो पहले से जो आपने निर्धारित कर रखा है सीक्वेंस, मतलब कि जो सीक्वेंस है उसका पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया कि इंस्ट्रक्शन उसके आधार पे आप दे रहे हो। तो ये किस पे फोकस करती है, लर्निंग इन्वायरमेंट में। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये आपका होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, कि जिसमें आप रियल वर्ल्ड में चीज़ों को सीखते हो, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो एक आया हुआ था और एक पोएम आई हुई थी। ठीक है। सो बेसिकली पोएम से थोड़ा सा लेवल में डिफ़िकल्टी आ जाती है, क्योंकि पोएम से एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं पता चल पाता कि आपका जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो तो कुछ भी झरने नदी बहाता रहता है ना। चलिए नेक्स्ट हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं जंप करना है, क्योंकि आपकी हिंदी में हम क्या कहते हैं, हम फैमिलियर रहते हैं तो आप वर्ड से वर्ड मैचिंग कर सकते हो। बट इंग्लिश में क्या है कि अगर आपने पैराग्राफ को समझा ही नहीं कि वो किस चीज़ के बारे में है, तो आप उसको कैसे समझा पाओगे, है ना। तो पहले आपको पैराग्राफ को समझना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंड करना है, बेसिकली समझ होनी चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन देखोगे। तो हम इसे समझ लेते हैं। पेलिकान्स आर बर्ड्स। पेलिकान्स बेसिकली बर्ड हैं। देयर आर मोर देन हाफ अ डजन स्पेसीज ऑफ पेलिकान्स। कितने, मोर देन हाफ अ डजन मतलब आधे दर्जन से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं पेलिकान्स की। आज आप गूगल में सर्च करना पेलिकान्स लिख के बर्ड्स, तो ये बेसिकली आपको पता चलेगा इन बर्ड्स के बारे में। ये एक बर्ड होती हैं जो बगुले जैसे आप दूर से देख के बता सकते हो। इनका जो ये चोंच होता है ना, यहाँ पे एक थैली जैसा यहाँ पे कुछ ऐसे लगा रहता है, तो उसमें वो क्या करती हैं, वो जो फिश का वो करती है ना फिश, तो इनमें वो चोंच खोलती हैं तो फिश ऐसे यहाँ पे भर जाती है, तो उससे उनको शिकार करती हैं उसका, पेलिकान्स बेसिकली। ठीक है। तो आज आप गूगल में सर्च करना तो आपको पता चलेगा। ऑल ऑफ देम हैव द सैक फॉर विच द वर्ड्स आर बेस्ट नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ऑफ देम मतलब उन सब के पास एक सैक होता है। सैक को बेसिकली बोरा या फिर झोला बोला जाता है। तो यही जो थैली होती है, विच वर्ड आर बेस्ट नोन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके लिए ये वर्ड जानी जाती हैं। द सैक मतलब वही थैला, इज लाइक अ बिग बैग, वो एक बड़े से बैग के जैसा है, ऑफ स्किन, स्किन का बना हुआ, हैंजिंग अंडर देयर बिल, वो हैंज मतलब झूलता हुआ उनके चोंच या फिर माउथ के पास झूलता हुआ होता है। दिस लार्ज कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस। हर्बी मतलब जो कि वेजिटेबल्स खाते हैं, हर्ब मतलब बेसिकली वेजिटेबल, हरियाली हो गई, है ना। तो हर्बीवोरस हो गई हिरण वगैरह जैसे जो लोग ग्रास खाते हैं। ठीक है। कार्निवोरस हो गए जो मांस मच्छी खाते हैं। ठीक है। जो जैसे आपका लायन हो गया, ये सब क्या हो गए, कार्निवोरस हो गए। तो ये कौन है, दीज आर लार्ज कार्निवोरस बर्ड, क्योंकि फिश खाती है इसलिए कार्निवोरस हो गई। यूज देम टू कैच फिश, ये इस थैली की बात हो रही है, इसको यूज करती हैं फिश को कैच करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए। मेनी पेलिकान्स फिश बाई स्विमिंग इन अ ग्रुप, वो कैसे फिश को पकड़ती हैं, स्विमिंग करती हैं, कैसे, एक ग्रुप बना के। दे मे फॉर्म अ लाइन और अ यू शेप एंड ड्राइव फिश इनटू शैलो वाटर बाई बीटिंग देयर विंग्स ऑन द सरफेस। तो वो क्या करती हैं, वो एक लाइन बनाती हैं या फिर एक यू शेप का बनाती हैं सब मिलके, और जो फिश होती है उनको शैलो, शैलो मतलब जहाँ पे पानी कम है, तो कम पानी वाले वाटर में लेकर जाती हैं। कैसे लेकर जाती हैं, बीट करती हैं, मतलब अपने पंखों को, विंग्स मतलब पंखों को पानी जो सरफेस होता है उस पर बीट करती हैं, उससे वो फिश को शैलो वाटर में लेकर जाती हैं। व्हेन द फिश कलेक्ट इन द शैलोज द पेलिकान्स सिंपली स्कूप देम अप। तो जब फिश होती हैं वो इकट्ठे होती हैं कहाँ, शैलोज में, मतलब जहाँ पानी कम गहरा है वहाँ पे जब इकट्ठे हुए तो पेलिकॉन क्या करती हैं, उनको पकड़ लेती हैं। स्कूप मतलब बेसिकली बाहर निकाल लेती हैं, तो अपने चोंच में भर के, है ना।
द ब्राउन पेलिकॉन, जो ब्राउन कलर की पेलिकान होती हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, डाइव्स ऑन द फिश फ्रॉम अबव एंड ट्रैप्स देम इन इट्स बिल। तो जो ये दूसरी पेलिकॉन्स होंगी और ये जो ब्राउन कलर की एक पेलिकॉन होती है वो क्या करती है, वो डाइव करती है, मतलब डायरेक्ट छलांग मारती है फिश के ऊपर से और उन्हें ट्रैप कर लेती है, अपने बिल में इसमें पकड़ लेती है। पेलिकॉन्स डू नॉट स्टोर फिश इन देयर पाउच, जो पेलिकॉन होते हैं वो अपने पाउच में, इस पाउच की बात हो रही है, स्टोर नहीं करती, बल्कि बट सिंपली यूज इट टू कैच देम एंड देन टिप इट बैक टू ड्रेन आउट वाटर। तो वो क्या करती हैं, वो सिंपली क्या करती हैं, इसका यूज़ करती हैं उनको पकड़ने में और फिर उसको पलटा देती हैं, मतलब टिप इट बैक टू पानी, ड्रेन आउट वाटर, मतलब पानी पूरा गिर साफ हो जाए, और स्वेलो द फिश इमीडिएटली, और वो क्या करती हैं, अपनी फिश को स्वेलो मतलब निकल जाती हैं तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। द अमेरिकन वाइट पेलिकॉन कैन होल्ड सम 11.5 लीटर ऑफ वाटर इन इट्स बिल। तो जो अमेरिकन पेलिकॉन होती है ना, वो मतलब 11.5 लीटर पानी अपने बिल में पकड़ सकते हैं, समझ रहे हो कितना बड़ा थैला लिए घूमती हैं। यंग पेलिकॉन्स फीड बाई स्टिकिंग देयर बिल्स इनटू देयर पेरेंट्स थ्रोट टू रिट्रीव फूड। जो यंग मतलब बच्चे पेलिकॉन, छोटे पेलिकॉन होते हैं, फीड मतलब खाना, वो कैसे खाते हैं, वो स्टिक करते हैं उनके बिल्स में, पेरेंट्स के बिल पे जो ये थैला लगा होता है, थ्रोट टू रिट्रीव फूड के लिए। Along with giant pouch, pelicans are large bird with short legs and they appear rather clumsy on land. तो along with मतलब के साथ, giant मतलब बड़े, राक्षस जैसे आप बोल सकते हो, कि मतलब यहाँ पे राक्षस नहीं, बड़ा के सेंस में giant का यूज़ हुआ है। पाउच के अलावा pelicans क्या होते हैं, लार्ज बर्ड होते हैं जिनके छोटे छोटे पैर होते हैं, और दो अपीयर, वो कैसे लगते हैं, क्लमजी लगते हैं, मतलब गंदे लगते हैं लैंड पे, मतलब धरती पे। वंस इट इन वाटर, लेकिन एक बार जब वाटर में, दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स थैंक्स टू देयर बेब्ड फीट। लेकिन क्या बोला कि लैंड में तो क्लमजी लगते हैं, लेकिन जब वो वाटर में होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत तेजी से स्विमिंग करते हैं, अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं। क्यों, थैंक्स टू देयर बेब्ड, उनके फीट जो बेब्ड होते हैं। बेब्ड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे बगुले की फीट ऐसे ऐसे, तो ये उनके पैर ऐसे जाली जैसे होते हैं, यहाँ पे जो स्किन होती है ना, उनको बेब्ड फीट बोलते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट बेबिंग कनेक्ट्स ऑल 4 ऑफ देयर टोज इवन द बैक टो, कि ये बेबिंग मतलब वही जो स्किन उनको कनेक्ट करती है, तो उनके सारे 4 टोज को भी कनेक्ट कर देती है और उसके बैक जो टो होता है उसको भी कनेक्ट कर देती है, तो उनको तैरने में उससे हेल्प मिलती है। पेलिकॉन्स आर फाउंड ऑन मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट लाइन्स एंड ऑल्सो अलॉन्ग लेक्स एंड रिवर। तो पेलिकॉन्स कहाँ फाउंड होती हैं, कोस्ट लाइन्स में और अलॉन्ग द लेक एंड रिवर के आसपास। दे ट्रेवल इन फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब ग्रुप, तो वो ग्रुप में ट्रेवल करती हैं। दे ऑल्सो ब्रीड इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज, तो वो ब्रीड मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, कहाँ पैदा करते हैं, कॉलोनीज में, विच टिपिकली गैदर ऑन आइसलैंड। The average lifespan of pelicans in the wild is about 10 to 25 years. Their average body size is about 1.8 meters, but when they open their wings, their wing span is around 3 meter. तो यहाँ पे बताया गया उनका लाइफ स्पैन कितना है, 10 से 25 ईयर और 1.5 मीटर। These large birds usually weight around 13 kg. सो उनका वेट कितना होता है, 13 kg होता है। इसको मैंने बहुत ही बेसिक में आपको समझाया, लेकिन एग्जाम में आपको इतना एक एक डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ओवरव्यू ले लेना है। जैसे हमने पढ़ा था ना स्किमिंग, आपको स्किमिंग करनी है कि कहाँ पे क्या मतलब है, फिर आपको क्वेश्चन में जाना है, फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको जहाँ पे ज़रूरत हो तो आप डिटेल स्टडी कर लेना है, ठीक है। इतना डिटेल में एक एक वर्ड्स मैंने समझाया सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। विच one of the following words is most similar in meaning of the word splendid। स्प्लेंडिड वर्ड का मीनिंग, अब यहाँ पे आपकी वोकैबलरी चेक हो रही है तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए ना। तो स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, शानदार, तो इसका क्या हो जाएगा, हाई मतलब नहीं, ऑर्डिनरी ह्यूज नहीं, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। अच्छा, वोकैबलरी वाले जो क्वेश्चन है आप विदाउट पैराग्राफ पढ़े भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके लास्ट में आप कर रहे हो, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा लास्ट में करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको वोकैबलरी वाले फर्स्ट टिक कर देना है, भले ही आप पूरा पैराग्राफ नहीं सॉल्व कर पाओ, लेकिन अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको आसानी से वोकैबलरी वाले नंबर मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड
रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को लाना, ठीक है। तो रेक्टिफाई अपोजिट हमें बताना है। रेक्टिफाई भी मतलब सुधार करना, रिमेडी भी मतलब ठीक है वही है। रिकवर में सब में देखिए री लगा हुआ है, मतलब दोबारा दोबारा दोबारा, है ना। रिकवर मतलब अब बीमारी से दोबारा ठीक होते हो, रिमेडी मतलब सोल्यूशन आप देते हो, रेक्टिफाई मतलब सुधार करते हो। तो ये एकमात्र वर्ड है जो अवेंडन, अवेंडन का मतलब होता है त्याग देना, तो आपको अपोजिट बताना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द बेबी पेलिकॉन्स पिक देयर फूड फ्रॉम देयर पेरेंट्स पाउच। तो बेबी पेलिकॉन जो होते हैं वो अपने फूड को पिक करते हैं कहाँ से, पेरेंट्स के पाउच से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिश आर केप्ट इन द पाउचेस एंड ईटन व्हेन द पेलिकॉन फील एंग्री। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये तो आपका सही था, क्योंकि उन्होंने इस यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो उसको क्या करती हैं, तुरंत ही खा जाती हैं, वो उसमें रखती नहीं है। पेलिकॉन्स डू नॉट स्टोर फिश इन देयर पाउच, वो अपने पाउच में रखती नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केप्ट इन द पाउच, तो ये गलत है। तो हमारा फर्स्ट सही है बट बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि ए इज राइट बट बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें क्लॉज बताना है। क्लॉज के 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं, राइट। व्हेन द फिश कलेक्ट इन द सैलो द पेलिकॉन सिंपली स्कूप देम अप। क्या बोल रहा है, जब फिश को कलेक्ट किया जाता है शैलो में तो पेलिकॉन उन्हें स्कूप देम अप, उन्हें उठा लेती है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्लॉज यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो रहा है, एडवर्ब से शुरू हो रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यहाँ पे व्हेन आपका बेसिकली टाइम को बताता है। हिंदी में व्हेन का मतलब होता है जब या कब, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करते हैं, ये टाइम को डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपका किसका यूज़ हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिकॉन्स वेब्ड फीट मेक देम। तो पेलिकॉन के जो वेब्स फीट होते हैं उन्हें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्विमर बनाते हैं, हमने पढ़ा था, राइट। तो लुक ऑकवर्ड ऑन लैंड नहीं, लुक लार्ज विथ नहीं, पावरफुल स्विमर उनको बनाते हैं, उनके वेब्स फीट होते हैं, उसकी वजह से वो अच्छी स्विमिंग कर पाते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पेलिकॉन्स बीट देयर विंग्स ओवर वाटर ऑल्सो टू, वो बीट करते हैं किसके लिए, ताकि फिश ऊपर आ सके, हमने पढ़ा था, है ना। तो पुश द फिश टुवर्ड्स द शैलो वाटर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि वो जो ब्राउन पेलिकॉन्स होती हैं वो ऊपर से क्या करती हैं, वाटर को बीट करती हैं ताकि वो ऊपर आ सकें, है ना। और नॉर्मल फिश भी। हाउ डज द ब्राउन पेलिकॉन कैच द फिश, वो ऊपर से क्या करती हैं, ब्राउन पेलिकॉन जो होती हैं ऊपर से डाइव करती हैं, हमने पढ़ा था, है ना। द स्टोरिंग द फिश इन देयर पाउच नहीं, by beating their wings, cornering the fish into low, diving on the fish from the above। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि वो क्या करती हैं, ऊपर से डाइव करती हैं फिश पे, जो ब्राउन पेलिकॉन्स होती हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिकॉन्स यूजली लिव। तो पेलिकॉन्स यूजली कहाँ रहती हैं, नॉर्थ अमेरिका में, कॉलोनीज में, या फिर वाटर बॉडीज़ में नियर सिटीज़ में। तो वाटर बॉडीज़ में रहती हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें फिर से क्लॉज बताना है। केमिकल पेस्टिसाइड्स विच डैमेज द एग्स ऑफ पेलिकॉन्स डेवस्टेट द सी बर्ड। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये केमिकल की यहाँ पे बात हो रही थी, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाया गया, फिर ये बेसिकली केमिकल के बारे में ही बताया जा रहा है। तो केमिकल आपका क्या हो गया, नाउन, और जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पोयम है। तो बेसिकली भैया पोयम तो समझ में आती नहीं है जल्दी, तो एग्ज़ाम के प्रश्न में तो और हमें जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। तो आपको देखना है क्वेश्चन, फिर आपको इसमें आना है, क्योंकि पोएम्स जनरली छोटी सी होती हैं बट समझ में नहीं आती, ठीक है। तो जैसे हम पहले पढ़ लेते हैं आपकी नहीं पोएम को। तो मेडोज हैव सरप्राइजेस, मेडोज जो होती है वो आपकी सरप्राइज है उसके पास। कैसे, यू फाइंड देम इन यू लुक। आपको कब पता चलेगा, जब आप उसमें देखोगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, मतलब धीरे धीरे, सॉफ्टली, हौले हौले आप चलो वेलवेट ग्रास में। एंड लिसन बाय द ब्रुक, और बुक से सुनो। यू मे सी अ बटरफ्लाई, हो सकता है आप एक बटरफ्लाई देखो। रेस्ट अपॉन अ बटरकप, जो कि बटरकप में बैठी हुई हो। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और क्या हो रही है, वो अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज को खोल रही है। तो सिप द नेक्टर, आप नेक्टर को सिप करने के लिए, सिप मतलब पीना, नेक्टर किसको बोला जाता है, फ्लावर का जो
जूस होता है, ठीक है, उसको नेक्टर बोला जाता है। यू में स्केयर अ रैबिट, हो सकता है तुम एक रैबिट को डरा दो, हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि बहुत शांत बैठा हो। थ्रू डू एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, लेकिन हो सकता है पहली बार तो तुम उसे देख ही ना पाओ। व्हेन ही हॉप्स यू विल, जब वो जंप करेगा तब तुम उसे देख लोगे। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द बुरो इन द ग्राउंड, नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रॉस, द एंड्स अमेजिंग माउंड। तो ये थी हमारी पोएम, ठीक है। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताने हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेलवेट ग्रास। अब देखो वेलवेट ग्रास यहाँ पे यूज़ हुई थी। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, धीरे धीरे चलो वेलवेट ग्रास से। ग्रास शाइनिंग लाइक वेलवेट, ग्रास कैसी लग रही है, वेलवेट की जैसे शाइन हो रही है। ग्रास मेड अप ऑफ वेलवेट थ्रेड, ग्रास वेलवेट से बनी हुई है, वेलवेट के धागे से। ग्रास एज सॉफ्ट एज वेलवेट और द कॉर्पेट ऑफ वेलवेट। तो यहाँ पे मेटाफर के जैसे यूज है कि ग्रास जो है इतनी सॉफ्ट है जैसे कि वो वेलवेट हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड अ रैबिट। आप रैबिट को कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे लिखा था ना कि आप पहली बार तो रैबिट को देख ही नहीं पाओगे, लेकिन आप तब देखोगे जब वो हॉप्स करेगा, मतलब वो जंप करेगा। तो आप कैसे देख पाओगे रैबिट को, व्हेन द रैबिट हॉप्स, व्हेन ही हॉप्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हेन विच सरप्राइजेज टू द मीडोज नॉट हेल्ड फॉर अस। इनमें से कौन सा सरप्राइज है जो कि मीडोज ने हमारे लिए नहीं छुपा के रखा है, ठीक है। तब देखो किसकी किसकी बात हुई थी, आपकी जिसकी बात नहीं हुई थी वही आपका आंसर हो जाए। सॉफ्ट मुरमुर ऑफ स्ट्रीम, होपिंग ऑफ अ फ्रॉग आउट ऑफ ब्रुक। ये फ्रॉग की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। बटरफ्लाई की बात हुई, सॉफ्टनेस की बात हुई, मुरमुर की बात हुई, हर चीज़ की बात हुई, लेकिन फ्रॉग की तो कहीं भी बात ही नहीं हुई, कोई जंप करता हुआ बाहर आया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ हाउस इज़ नॉट फाउंड इन द मीडोज। तो यहाँ पे जितनी भी हाउसेस की बात होगी तो इनमें से कौन सा नॉट यहाँ पे देखना कि जो नहीं है। आंट माउंट था, लास्ट ही में था, नेस्ट भी था, स्टेबल नहीं था। स्टेबल बेसिकली क्या होता है, अस्तबल आप बोलते हो, जहाँ पे आप बनाए जाता है काऊ या फिर हॉर्सेस रहते हैं, उसको स्टेबल बोलते हैं। तो स्टेबल की बात कहीं नहीं हुई थी, है ना। बूरो की बात हुई थी। बूरो किसको बोलते हैं, जहाँ पे रैबिट रहता है, क्या बना के अपना, उसको क्या बोलते हैं, बिल बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बटरफ्लाई अनफोल्डिंग इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज विच फिगर ऑफ ए स्पीसीज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो एक बटरफ्लाई है जो अपनी अनफोल्ड कर रही है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को, मतलब जो उसकी एक ये मान लो बटरफ्लाई है, तो इसके जो जिससे वो यहाँ पे उसका लगा रहता है ना चोंच स्ट्रॉ जैसे, तो वो उसको क्या बोला गया है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ बोला गया, जिससे वो नेक्टर पीती है। तो ये किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये मेटाफर की तरह यूज़ हुआ था। मेटाफर क्या होता है बेसिकली कि कोई रियल नहीं है, बस आप मेटाफर यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आप हमारे स्कूल के क्या हो, अगर आप बोलो कि महात्मा गांधी हो, आप कोई बच्चा है वो अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो आप क्या बोलो कि आप हमारे स्कूल के महात्मा गांधी हो। तो महात्मा गांधी वो एक्चुअल में नहीं, आपने यहाँ पे मेटाफर जैसे यूज़ किया कि महात्मा गांधी की जैसी इमेज बनी हुई है कि अहिंसावादी, वेल, तो फिर आप मेटाफर के जैसे यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एज अ मेटाफर यूज़ हुआ है बटरफ्लाई के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द रैबिट इज़ हाइडिंग इन अ बूरो, रैबिट एक बूरो में हाइड कर रहा है। द बटर कप इज़ टेम्पटिंग अ बटरफ्लाई। तो रैबिट क्या लिखा हुआ था कि बूरो में हाइड कर रहा है, नहीं लिखा था ना, शायद वो लिखा हुआ था कोई स्टिल बैठा हुआ था ग्रास में। यहाँ पे लिखा हुआ, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, डू एट फर्स्ट यू नॉट सी। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि वो छिपा हुआ है बूरो में, तो ये तो आपका गलत हो गया, है ना, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, द बटर कप इज़ टेम्पटिंग अ बटरफ्लाई, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि बटर कप में बैठी हुई है, बट टेम्प्ट कर रही है ऐसा कुछ नहीं। टेम्प्ट मतलब कि ल्योर करना, मतलब कि आकर्षित करना। रेस्ट अपॉन अ बटर कप, तो वो रेस्ट कर रही थी, उसको ल्योर कर रहा है, टेम्प्ट कर रहा है, कहीं नहीं लिखा हुआ था, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों ए और बी गलत हैं। दिस इज़ ऑल 30 क्वेश्चंस
ये सारे 30 क्वेश्चंस थे जो कि आपके इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने चूज की थी उसमें आए हुए थे, अभी जो आपका फरवरी 2026 में एग्ज़ाम हुआ था। आई होप आपको क्लास पसंद आई हुई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।